आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। द वायर और 16 मीडिया सहयोगियों की एक पड़ताल के मुताबिक इजराइल की एक सर्विलांस तकनीक कंपनी के कई सरकारों के क्लाइंट्स की दिलचस्पी वाले ऐसे लोगों के 1000 टेलीफोन नंबरों की लिस्ट लीक हुई है, जिसमें 300 सत्यापित भारतीय नंबर भी है, जिन्हें मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, न्यायपालिका से जुड़े लोगों, कारोबारी, सरकारी अधिकारियों, अधिकार कार्यकर्ताओं आदि द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। पेगासस की बिक्री करने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप का कहना है कि इसके ग्राहक प्रमाणित सरकारों तक ही सीमित है। हालांकि यह अपने ग्राहकों की पहचान करने से इनकार करता है, लेकिन इस हफ्ते दोहराया गया इनका यह दावा है कि इस संभावना को खारिज कर देता है कि भारत में या विदेश में कोई निजी संस्थान उस सेंधमारी के लिए जिम्मेदार हो सकती है। द वायर उन नामों को अगले कुछ दिनों में अपने सहयोगियों के साथ एक एक करके उजागर करने जा रहा है, जिसकी पुष्टि ये विभिन्न श्रेणियों के तहत कर पाने में कामयाब रहा है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऐसी प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसका कानूनन निगरानी के लिए पालन किया जाना चाहिए। अलग अलग देशों में अपने अलग अलग कानून हैं, लेकिन भारत में किसी व्यक्ति, निजी या सरकारी द्वारा हैकिंग के किसी सर्विलांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना आईटी एक्ट के तहत एक अपराध है। निशाना बनाने के लिए चुने गए नामों में से 40 से ज़्यादा पत्रकार, 3 प्रमुख विपक्षी नेताओं, एक संवैधानिक अधिकारी, नरेंद्र मोदी सरकार में पदासीन 2 मंत्री, सुरक्षा संगठनों के वर्तमान और पूर्व प्रमुख एवं अधिकारी और बड़ी संख्या में कारोबारियों के नाम शामिल है। दुनिया भर के 13 राष्ट्राध्यक्षीय सरकारों के मुखिया के अपवाद को छोड़कर द वायर और उसके सहयोगी उन निशानों की पहचान भी उजागर नहीं करेंगे जो आतंकवाद विरोध या देशों के बीच जासूसी का मामला हो सकते हैं। हालांकि एनएसओ ग्रुप का कहना है कि लीक डेटाबेस सरकारों द्वारा पेगासस का इस्तेमाल करते हुए निशाना बनाए गए नंबरों की सूची नहीं है। इसने द वायर और पेगासस प्रोजेक्ट के सहयोगियों को अपने वकील द्वारा भेजी गई चिट्ठी के द्वारा बताया कि इसके पास यह यकीन करने के लिए काफ़ी कारण है कि लीक डेटा उन नंबरों की एक बड़ी सूची का हिस्सा हो सकता है जिसका इस्तेमाल संभवतः एनएसओ समूह के ग्राहकों द्वारा दूसरे मकसदों के लिए किया गया हो। आगे यह पूछे जाने पर कि ये दूसरे मकसद क्या हो सकते हैं, कंपनी ने पैतरा बदलते हुए यह दावा किया कि लीक रिकॉर्ड सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध HLR लुकअप सर्विस जैसे प्रकट स्रोतों पर आधारित है और इसका पेगासस या एनएसओ के किसी दूसरे प्रोजेक्ट के कस्टमर टारगेट की सूची के साथ कोई संबंध नहीं है। HLR लुकअप सर्विस का इस्तेमाल यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि दिलचस्पी वाला कोई नंबर वर्तमान में किसी नेटवर्क में है या नहीं, और हालांकि उनकी भले ही टेलीमार्केटिंग वालों के लिए व्यावसायिक उपयोगिता हो। टेलीकॉम सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि HLR लुकअप्स एक सॉफ्टवेयर आधारित सर्विलांस का अभिन्न हिस्सा हो सकते हैं। बर्लिन के सिक्योरिटी रिसर्च लैब्स के चीफ साइंटिस्ट कार्टसन नोल ने पेगासस प्रोजेक्ट को बताया कि एक HLR लुकअप को इस्तेमाल करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इससे ये पता चल जाएगा कि फ़ोन चालू है, यानी हैकिंग के लिए उपलब्ध है या नहीं। हालांकि द वायर और सहयोगी समाचार संगठनों द्वारा हजारों नंबरों जिनकी निगरानी करने की योजना बनाई गई थी के रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद पता चलता है कि कम से कम 9 नंबर उन 8 कार्यकर्ताओं, वकीलों और अकादमिक जगत से जुड़े लोगों के हैं जिन्हें जून 2018 और अक्टूबर 2020 के बीच एल्गार परिषद मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। विल्सम और होनी बाबू के अलावा निगरानी के लिए संभावित निशाने के रूप में चुने गए अन्य लोगों में अधिकार कार्यकर्ता गोंसाल्विस, अकादमिक और नागरिक स्वतंत्रता कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े, सेवानिवृत्त प्रोफेसर शोभा सेन, पत्रकार और अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा, वकील अरुण फरेरा और अकादमिक एवं कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज शामिल हैं। 2018 के बाद से देश के 16 कार्यकर्ताओं, वकीलों और शिक्षाविदों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 83 वर्षीय झारखंड स्थित आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता और पादरी स्टोन स्वामी भी शामिल थे, जिनका बीते 5 जुलाई को मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। तमाम गंभीर बीमारियों के बावजूद उन्हें जमानत नहीं दी गई थी। एनआईए ने उन्हें पिछले 7 अक्टूबर से गिरफ्तार किया था, तब से वे जेल में थे।
फ्रांस स्थित मीडिया नॉन प्रैक्टिस फॉरबिडन स्टोरेज और एमनेस्टी इंटरनेशनल की सुरक्षा लैब ने इन दस्तावेजों को प्राप्त किया, जिसे उन्हें द वायर और दुनिया भर के 15 अन्य समाचार संगठनों के साथ साझा किया है। एल्गार परिषद मामले में सीधे तौर पर आरोपियों के अलावा गिरफ्तार किए गए लोगों के एक दर्जन से अधिक करीबी रिश्तेदार, दोस्त, वकील और सहयोगी इस निगरानी के दायरे में प्रतीत होते हैं। द वायर ने इसके नंबर और पहचान की पुष्टि की है। इनमें से अधिकांश से महाराष्ट्र की पुणे पुलिस और बाद में 2018 और 2020 के बीच एनआईए के द्वारा पूछताछ की गए हैं। लीक हुए रिकॉर्ड में तेलुगु कवि और लेखक वरवरा राव की बेटी पवना, वकील सुरेंद्र गंडलिंग की पत्नी मीनल गंडलिंग, उसके सहयोगी वकील निहाल सिंह राठौड़ और जगदीश मेश्राम, उनके पूर्व क्लाइंट मारुति कुरटकर यूपीए के तहत कई मामलों में आरोपी बनाया था और ये 4 साल से अधिक समय जेल में रहे थे। बाद में जमानत पर वे रिहा हुए। भारद्वाज की वकील शालिनी गेरा, तेलतुंबड़े के दोस्त जैसन कपूर, केरल के एक अधिकार कार्यकर्ता, नक्सली आंदोलन के विद्वान और बस्तर की वकील बेला भाटिया, सांस्कृतिक कार्यकर्ता और जाति विरोधी कार्यकर्ता सागर गोरखे की पार्टनर जाधव, आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता महेश राउत के करीबी सहयोगी और वकील लालसू नाभोटी के नंबर भी इसमें शामिल है। इस सूची में एल्गार परिषद मामले के एक आरोपी के परिवार के 5 सदस्य भी शामिल हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि साइबर हमलावर उनके फोन तक पहुंचने में कामयाब रहे या नहीं। केरल के रहने वाले कूपर, जिन पर कई साल पहले यूपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था, ने द वायर को बताया कि अब भी केरल जाते थे और तेलतुंबड़े से मिलते थे। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मुझ पर या तेलतुंबड़े पर निगरानी क्यों रखी जा रही थी। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक मुद्दे पर काम करता हूँ, मेरा काम पूरी तरह से सार्वजनिक है। ज़्यादातर लोगों की निगरानी के लिए उनके नंबरों को साल 2018 के मध्य में चुना गया था, जो कई महीनों तक जारी रहा। कुछ मामलों में ऐसे लोगों को चुना गया जो महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर डेटा से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब वरवरा राव को अगस्त 2018 में नज़रबंद रखा गया था, उसी समय पवना के नंबर पर निगरानी शुरू की गई थी। बाद में पुणे पुलिस ने राव को हिरासत में ले लिया। भारद्वाज, गोल्साल्वेस, सेन और फरेना के मामले में डेटा से पता चलता है कि उनके फ़ोन जब्त किए जाने और उन्हें हिरासत में लिए जाने के कई महीनों बाद भी लीक हुआ डेटा में उनके फ़ोन नंबर दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए भारद्वाज को 28 अगस्त 2018 को नज़रबंद किया गया था और अंत में 26 अक्टूबर 2018 को उन्हें जेल भेज दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक अन्य जूनियर मंत्री और विश्व हिंदू परिषद के नेता और मोदी के पुराने विरोधी प्रवीण तोगड़िया का नाम भी इस डेटाबेस में शामिल है। मध्य प्रदेश के दमोह से सांसद प्रहलाद सिंह पटेल को कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अधीन जल शक्ति मंत्रालय में पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय से हस्तांतरित किया गया है, जहां वे स्वतंत्र कार्यभार संभाल रहे थे। ओडिशा के कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी और राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव को 3 बेहद अहम मंत्रालय सौंपे गए। ऐसा मालूम पड़ता है कि 2017 में उन्हें जासूसी के लिए निशाना बनाया गया, जब उन्होंने भाजपा का दामन नहीं थामा था। एक दूसरा नंबर जो शायद उनकी पत्नी के नाम पर दर्ज है, वो भी चुना गया और उसे भी इसमें शामिल किया गया। इन रिकॉर्ड को पेरिस आधारित गैर लाभकारी मीडिया संस्था फेयरबिटन स्टोरेज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हासिल किया और द वायर समेत दुनिया भर के 16 अन्य कानून संस्थाओं के साथ इसे 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए चल रहे एक सहयोगी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर साझा किया गया। पिछले हफ्ते वैष्णव ने मंत्रालय के पेगासस प्रोजेक्ट के मीडिया को औपचारिक जवाब देते हुए किसी भी व्यक्ति की जासूसी से इनकार किया था। वैष्णव को लीक डेटाबेस में उनके नाम होने के बारे में सूचना दी गई थी, लेकिन उन्होंने अब तक उस पर कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन डेटाबेस के नंबरों से जुड़े फ़ोन की फॉरेंसिक जांच किए बगैर यह बात पुख्ता तरीके से स्थापित कर पाना संभव नहीं कि वैष्णव या पटेल के फ़ोन में पेगासस को सफलतापूर्वक डाला गया था।
रिकार्डो में संघ परिवार से संबंध रखने वाले कई लोगों के फोन नंबर भी हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर आलोचक विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया का नाम भी शामिल है, जिसका नंबर संभवतः पूरे 2018 के दौरान निगरानी के लिए निशाने पर रखा गया था। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के निजी सचिव प्रदीप अवस्थी का फोन नंबर भी 2018 के शुरुआती महीनों के ज़्यादातर हिस्सों में यानी 2018 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सर्विलांस के संभावित कैंडिडेट के तौर पर चिन्हित किया गया था। यह बात सबको पता है कि सिंधिया और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में बनती नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका मनमुटाव उजागर हो गया था। भाजपा की राज्य इकाई बटी हुई थी। सिंधिया सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी ज़्यादा थी और केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर असमंजस में था कि हमेशा बागी रहने को तैयार सिंधिया को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए या नहीं। आखिरकार उन्हें पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया गया, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि उन्हें चुनाव प्रचार में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से ज़्यादा मदद नहीं मिली थी। इन सब मुद्दों पर कांग्रेस ने क्यों मांगा अमित शाह का इस्तीफा? पेगासस पर कांग्रेस ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा और जिस पर बीजेपी ने जवाब दिया। भारत में मोदी सरकार पर आरोप है कि उन्होंने इस इजरायली सॉफ्टवेयर की मदद से कई पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और खुद के मंत्रियों तक की जासूसी की है। इस मामले पर संसद को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में खूब चर्चा है। विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वही सरकार और बीजेपी ने अपना बचाव भी किया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया के सामने आकर पेगासस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी बात रखी। खड़गे ने कहा, आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद लोकतंत्र के विरोधी पार्टी है। नेताओं की जासूसी करना और पत्रकारों के पीछे जासूसी कर रहे हैं। इसका सबूत मिला है। राहुल गांधी की भी जासूसी की जा रही है। इसकी जांच होने से पहले खुद अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी की जांच होनी चाहिए। अगर आप लोकतंत्र और संविधान के तहत चला रहे हैं तो आप इस पद पर रहने के काबिल नहीं हैं। खड़गे ने कहा कि जिन लोगों का नाम सामने आया है, क्या वे लोग आतंकवादी हैं? जिन अखबारों में स्वतंत्रता की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, उनके पीछे भी सरकार पड़ी है। अगर आपको अपने मंत्रियों की जासूसी करनी है तो आप कर ले, लेकिन बाकी लोगों के साथ ऐसा करना लोकतंत्र में ठीक नहीं। मोदी ने इजरायली एनएसओ एजेंसी को कहा कि आप इनका पीछा करो और इनकी प्राइवेसी खत्म कर दो। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की पैरवी करते हैं, लेकिन आज डिजिटल इंडिया नहीं, सर्विलांस इंडिया का स्वरूप हमारे सामने पेश किया जा रहा है। ये एनएसओ वाले खुद कह रहे हैं कि उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार इसका इस्तेमाल करती है, लेकिन असलियत में इस्तेमाल उनके खिलाफ हो रहा है, जिन्हें समझा जाता है कि वे मोदी जी के खिलाफ खतरा पैदा कर सकते हैं, जो मोदी जी के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत रखते हैं। चौधरी ने कहा कि अशोक लवासा जी के खिलाफ जासूसी की गई क्योंकि वो मोदी जी के पांव तले बैठकर उनकी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं थे। राहुल गांधी भी कहते हैं कि मोदी जी से नहीं डरते, इसलिए उन्हें उग्रवादी मानते हुए उनके खिलाफ जासूसी की जा रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को पेगासस मामले को लेकर आड़े हाथों लिया। चिदम्बरम ने उनसे कहा कि एनएसओ ग्रुप साफ तौर पर एक चीज़ कहता है कि वो अलग अलग देशों की सरकारी एजेंसियों को ही अपनी सेवाएं देता है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री वैष्णव ने गलत तरीके से अपनी इनिंग की शुरुआत की है। चिदम्बरम ने नए आईटी मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि मंत्री को एक सवाल का सीधा जवाब देना चाहिए, क्या भारत सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया? कांग्रेस के अलावा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। बता दें कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। टीएमसी के तमाम नेता इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जा रही है। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा है कि पेगासस मुद्दा काफ़ी बड़ा है और ज़रूरी है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास अभी और नाम हैं जिनमें अन्य नेताओं और जज शामिल है। अगले कुछ दिनों में ये नाम सामने आएंगे। अब विपक्ष
के इन तमाम आरोपों के बाद बीजेपी ने अपने सामने आकर सफाई दी। बीजेपी ने कहा कि मानसून सत्र से ठीक पहले जानबूझकर ये मुद्दा उठाया गया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को रोक नहीं पाएंगी। मानसून सत्र देश में विकास के नए मापदंड स्थापित करेगा। उन्होंने लिखा, आप क्रोनोलॉजी समझिए, आज संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और आज के ये घटनाक्रम को पूरे देश ने देखा है। देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए मानसून सत्र से पहले कल देर शाम एक रिपोर्ट आती है, जिसे कुछ वर्गों द्वारा केवल एक ही उद्देश्य के साथ फैलाया जाता है कि कैसे भारत की विकास यात्रा को पटरी से उतारा जाए और अपने पुराने नैरेटिव के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े किया जाए। वही बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी पर स्तरहीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, आज के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी बालाकोट और उरी में देश के जवानों की शहादत का सबूत मांगती है, उससे हम क्या अपेक्षा करें। ये सारी कहानी मानसून सत्र से पहले क्यों शुरू हुई? क्या इसकी प्लानिंग हो रही थी? बीजेपी नेता प्रसाद ने द वायर, जिसने रिपोर्ट सबसे पहले छापी, उस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि द वायर ने पहले भी कई झूठे आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि इस पर पूरी कहानी में एक सबूत ऐसा नहीं मिलता जो भारत सरकार के खिलाफ हो, जिन्होंने स्टोरी को ब्रेक किया। उन्होंने खुद कहा कि इस डाटाबेस का मतलब ये नहीं कि सभी नंबरों को हैक किया गया हो। अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर जासूसी के आरोप पहले से भी लगते रहे हैं, जब वे गुजरात में सत्ता में थे, मगर पेगासस मामले के आरोप बहुत गंभीर हैं। अमित शाह कितनी सफाई दे दे, लेकिन देश और दुनिया को पता है कि ये जोड़ी क्या है और सत्ता में रहने के लिए क्या कर सकते हैं। ये देश की सुरक्षता, संप्रभुता और देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, देश के साथ बड़ा धोखा है। अमित शाह कितना भी कहे कि ये पेगासस रिपोर्ट देश विरोधी कार्रवाई है और दुश्मनों ने तैयार की है, फिर भी ये सब बातें आईने की तरह साफ है। ये साफ है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन जुमलेबाज। अगर देश के लोगों को लगता है कि ये सब जो हो रहा है उससे उन्हें क्या लेना देना, तो ये बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे। कल सरकार का विरोध करने पर आपके मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में देश विरोधी कार्रवाई के नकली सबूत प्लान किए जाएंगे और आपको उम्र भर के लिए जेल में सड़ा दिया जाएगा। बाकी आप सब समझदार हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम।